नमस्कार दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम शैक्षिक मनोविज्ञान के उन सभी भारी भरकम और लंबे सिद्धांतों को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ये कोई आम क्लास नहीं है, बल्कि पूरे सिलेबस का एक बहुत ही सटीक और तेज निचोड़ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। इस पूरे सेशन को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, बाल विकास के मूल सिद्धांत। दूसरा, संज्ञानात्मक और नैतिक चरण। तीसरा, प्रमुख अधिगम सिद्धांत। चौथा, बुद्धि और व्यक्तित्व। और पांचवा, समावेशी शिक्षा के नियम। कुल मिलाकर ये एक बच्चे की पूरी एजुकेशनल जर्नी का एक परफेक्ट मैप है। तो आइए सबसे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, बाल विकास के बेसिक्स। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी तरह की पेडागॉजी या शिक्षा शास्त्र की नींव इसी बात पर टिकी है कि एक बच्चा आखिर ग्रो कैसे करता है। अब ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही क्रूशल है। ग्रोथ को इंची टेप या वजन की मशीन से नापा जा सकता है, जैसे बच्चे की लंबाई का बढ़ना। ये पूरी तरह से मात्रात्मक है। लेकिन विकास एक गुणात्मक और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सचमुच मां के गर्भ से लेकर कब्र तक यानी जीवन भर चलती है, जैसे जैसे बच्चे के सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। अच्छा, जब मानव विकास की बात होती है तो इसकी दो बहुत ही निश्चित दिशाएं होती हैं। और मजे की बात यह है कि एग्जाम्स में ये पक्का पूछा जाता है। पहला है सेफेलोकॉडल, जिसका सीधा सा मतलब है सिर से पैर की तरफ होने वाला विकास। और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की तरफ या परिधि की ओर होने वाला विकास। तो बस ये दो दिशाएं हमेशा याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, संज्ञानात्मक और नैतिक चरण। शारीरिक विकास तो हमने देख लिया, पर अब दिमाग के अंदर चलते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान और नैतिकता का निर्माण आखिर करते कैसे हैं। यहाँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण आते हैं, और ये किसी जादुई कहानी से कम नहीं है। पहला, 0 से 2 वर्ष की संवेदी गामक अवस्था, जहां बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों से दुनिया को समझता है, और यहीं ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। दूसरा, 2 से 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पूरी तरह से खिलौनों की उम्र है, जहां बच्चे को लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। फिर 7 से 11 साल की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें असल में तार्किक गणित और वर्गीकरण की समझ आती है। और फाइनली 11 साल के बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जहां अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट चिंतन शुरू हो जाता है। और यहीं पर मनोविज्ञान के 2 सबसे बड़े दिग्गजों के बीच का शानदार टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पियाजे हैं, जिनका मानना था कि बच्चे में विचार पहले आता है और भाषा बाद में। लेकिन दूसरी तरफ लेव वाइगोस्की बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। उनका साफ कहना था कि भाषा पहले आती है। उनके मुताबिक बच्चा समाज के साथ बातचीत करके ही सीखता है, और इसे उनके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD के कॉन्सेप्ट से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वहीं अगर नैतिकता की बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग के 3 स्तर बहुत कुछ साफ कर देते हैं। सबसे पहले, पूर्व पारंपरिक स्तर में एक छोटा बच्चा क्या करता है? वो सिर्फ सजा से बचने के लिए नियमों को मानता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी पारंपरिक स्तर में आता है, तो वो समाज की तारीफ पाने के लिए काम करने लगता है। और अंत में उत्तर पारंपरिक स्तर तक आते आते इंसान दुनिया के बनाई नियमों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक सिद्धांतों और अपने खुद के ज़मीर की आवाज सुनने लगता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही अहम सेक्शन पर, प्रमुख अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरीज। यहाँ फोकस इस बात पर होगा कि जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, वो जानकारी ग्रहण करने के तरीके को कैसे देखते थे। साइकोलॉजी में एक सवाल जो सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जगाता है, वो ये है कि आखिर किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पर प्रयोग किया। सच मानिए, इन प्रयोगों में ही पूरी मनोविज्ञान का सार छिपा हुआ है। तो चलिए इस पहेली को भी सुलझा लेते हैं। इन सारे प्रयोगों का नतीजा बेहद दिलचस्प है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक या स्टिमुलस पर आधारित SR थ्योरी कहते हैं। दूसरी तरफ स्किनर थे, जिन्होंने चूहे और कबूतर के साथ क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया, और ये पुनर्बलन पर आधारित RS थ्योरी है। इवान पावलोव के कुत्ते और क्लासिकल कंडीशनिंग को तो भला कौन भूल सकता है। और अंत में कोहलर, जिन्होंने सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर प्रयोग करके इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दुनिया के सामने रखा। लर्निंग के बाद अब रुख करते हैं हमारे चौथे खंड का, जो है बुद्धि और व्यक्तित्व। एक बच्चे के अनूठे गुणों और उसकी काबिलियत को नापने का यही वो असल फ्रेमवर्क है।
सच तो ये है कि बुद्धि को मापने के तरीके समय के साथ बहुत तेजी से बदले हैं। शुरुआत हुई अल्फ्रेड बिने के बहुत ही सिंपल एक कारक सिद्धांत से। फिर स्पीयरमैन ने आकर इसमें द्विकारक और त्रिकारक सिद्धांत जोड़ दिए। बात यही नहीं रुकी, थॉर्नडाइक ने बहुकारक या जिसे बालुका सिद्धांत कहते हैं वो पेश कर दिया। और गिलफोर्ड का 3D मॉडल तो बुद्धि को खींचकर सीधे 120 और 180 घटकों तक ले गया। इसके बाद कैटल ने तरल और ठोस बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया और हार्वर्ड गार्डनर ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि कोई एक चीज नहीं है, बल्कि इसके कई प्रकार होते हैं। अब जरा व्यक्तित्व परीक्षण की इन विधियों पर गौर कीजिए। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। पहला है TAT यानी प्रासंगिक बोध परीक्षण। इसे ऐसे याद रखिए कि TET का पेपर देखकर बच्चे बोले अरे मर गए, तो इससे आपको मुर्रे और मार्गन याद आ जाएंगे। दूसरा है CAT यानी बालक अंतर्बोध परीक्षण। यहाँ C का मतलब चाइल्ड है और मजे की बात यह है कि इसके जनक के नाम में भी बालक आता है। और तीसरा है मशहूर इंक ब्लॉट टेस्ट या स्याही धब्बा परीक्षण, जिसे हरमन रॉडशा ने बनाया था। है ना कमाल की ट्रिक्स। चलिए अब आ गए हैं हम अपने आखिरी अध्याय पर, समावेशी शिक्षा और आज के नियम। ये सेक्शन हमें बताता है कि आजकल की मॉडर्न क्लासेस किस तरह बिना किसी भेदभाव के हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे अपनाती हैं। समावेशी शिक्षा की बात हो और लर्निंग डिसेबिलिटीज या अधिगम अक्षमताओं का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सैमुअल किर्क ने इन्हें बहुत अच्छे से परिभाषित किया था, जैसे डिसलेक्सिया, जिसका सीधा कनेक्शन पढ़ने में होने वाली दिक्कत से है। दूसरा है डिसग्राफिया। इसे ग्राफ शब्द से याद रखिए, ग्राफ यानी लिखना, तो ये लेखन विकार है। और डिस्कैल्कुलिया तो नाम से ही चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि इसमें कैलकुलेशन यानी गणित से जुड़ी अक्षमता होती है। ये एग्जाम्स के लिए एकदम गारंटीड सवाल हैं। अगर नियमों की बात करें तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना NCF 2005 हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसका सबसे बड़ा नारा था बिना बोझ के सीखना। इसने साफ कहा कि स्कूल के ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ो, और सबसे बड़ी बात, इसने टीचर की भूमिका को एक तानाशाह या इंस्ट्रक्टर से बदलकर एक दोस्त, एक सुविधादाता या फैसिलिटेटर बना दिया। अब जरा इस नंबर 45 को देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE एक्ट 2009 के तहत ये एक बहुत ही सख्त कानूनी नियम है कि हर शिक्षक को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना ही होगा। ये बिल्कुल अनिवार्य है। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और नंबर सामने आता है 30। RTE एक्ट के तहत प्राइमरी लेवल पर हर 30 बच्चों पर एक टीचर का होना कानूनी रूप से जरूरी है। ये 30:1 का रेशियो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि क्लास में बैठे हर एक बच्चे पर पूरा और व्यक्तिगत ध्यान दिया जा सके। तो दोस्तों, इन सब बातों के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर आज बच्चा ही हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में है, तो भविष्य में ये पढ़ाने के तरीके और कैसे कैसे बदलेंगे? जरा सोचिए, जब एजुकेशन पूरी तरह से बाल केंद्रित हो गई है और एक टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर रह गया है, तो सीखने और सिखाने की जो संभावनाएं हैं वो तो एकदम असीमित हो गई हैं। इसी एक सोच के साथ आज के हमारे सेशन को यहीं खत्म करते हैं। बस हमेशा याद रखिए, सीखते रहना और कुछ नया करते रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है।